नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके टिप्स बाय महेंद्र बुगालिया पर। आज के इस सेशन में अपन जो लूसेंट जीके सामान्य ज्ञान की जो बुक आती है उसके 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। आप चाहे कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन आपको आने जरूरी है। चलिए आज की क्लास को बिना किसी देरी के अपन शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है? आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक के द्वारा रेबीज के टीके की खोज की गई? यानी कौन सा वैज्ञानिक है जिसने रेबीज के टीके की खोज की? रेबीज का टीका कब लगता है? जब किसी इंसान को कुत्ता काट जाता है तो उसको रेबीज का टीका लगता है। तो उस रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो लुई पास्चर ने। लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। अगला क्वेश्चन क्या है? किस बीमारी का उपचार करने के लिए इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है? यानी कौन सी बीमारी का उपचार करने के लिए जो इंसुलिन हार्मोन आता है उसका प्रयोग किया जाता है? तो मधुमेह या डायबिटीज। अगर किसी व्यक्ति को मधुमेह या डायबिटीज हो जाता है तो उसको इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। मधुमेह या डायबिटीज होता क्यों है? तो इंसुलिन की कमी से होता है। एड्स का पूर्ण विस्तारित रूप क्या है? यानी एड्स की फुल फॉर्म इस क्वेश्चन में आपसे पूछी है। तो एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स का पूर्ण विस्तार है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस जीवाणु के द्वारा दूध से दही बनता है? यानी कौन सा जीवाणु है जिसकी सहायता से दूध से दही बनता है? तो लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जीवाणु की मदद से दूध से दही बनता है। अगला क्वेश्चन क्या है? किस मिश्र धातु का प्रयोग कर कांसा बनाया जाता है? यानी कौन सी मिश्र धातु है जिसका प्रयोग करके कांसा धातु का निर्माण किया जाता है? तो तांबा और टिन। तांबा और टिन धातु को मिलाकर कांसा धातु बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में रेगुलेटिंग एक्ट कानून किस वर्ष लागू हुआ? भारत के अंदर जो रेगुलेटिंग एक्ट कानून है वो कौन से वर्ष में लागू हुआ था? तो 1773 में। भारत में 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट कानून लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? पूर्व से पश्चिम का विस्तार मतलब हुआ कि भारत के अंदर जो 4 दिशाएं हैं, आपको ज्योग्राफी के अंदर इन दिशाओं का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे ये है उत्तर से दक्षिण, ये है पूर्व से पश्चिम। तो आपसे ये जो पूर्व से पश्चिम है इस विस्तार के बारे में पूछा है तो वो है 2933 किलोमीटर, यानी 2933 किलोमीटर भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार है। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के तिरंगे झंडे को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय झंडे के रूप में कब अपनाया था? तो भारत का जो तिरंगा झंडा है उसको भारतीय संविधान सभा है जिसने संविधान का निर्माण किया था, उसने राष्ट्रीय झंडे के रूप में कब उसको स्वीकार किया था? तो 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने तिरंगे झंडे को राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया था। अगला क्वेश्चन, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक वो किसने लिखी थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी थी। वीडियो की क्वालिटी और वीडियो का कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और एक अच्छा सा कमेंट करना। कमेंट में आप मुझे बता देना आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। उस टॉपिक पे वीडियो अगले 24 घंटे में आपको मैं प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। हाँ, आपके लिए बता दूं, मैं बेल वाला आइकन जरूर प्रेस कर लेना जिससे आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन और मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितने समय का होता है? जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है उसका जो मुख्य न्यायाधीश है उसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। तब 65 वर्ष की आयु तक जो भी हो पहले हो, या तो वो 65 वर्ष की आयु को क्रॉस कर जाए या उसका कार्यकाल 5 वो अपने पद पर 5 साल ले जाए। तो 5 वर्ष या अधिकतम आयु 65 वर्ष तक वो अपने पद पर रह सकता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन, हमारे भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? जो हमारे भारत का राष्ट्रपति होता है वर्तमान के अंदर राष्ट्रपति कौन है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ। तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनको राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है वो भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाता है। गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? यानी जो गन्ना है उसका सबसे अधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तो यूपी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? जो राष्ट्रपति आपको पता है वो राज्यसभा के अंदर कुछ सदस्यों को मनोनीत भी करता है। तो वो सदस्य कौन होते हैं? जो भी कला के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करते हैं उनको राज्यसभा में मनोनीत करता है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। कितने को? 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? जो भारत के अंदर संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का
निर्माण किया गया था, जिनकी जो पहली बैठक हुई थी 19 दिसंबर को, उस दिन अस्थायी सदस्य सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। लेकिन जब दूसरी बैठक हुई थी 21 दिसंबर को, तब स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है, भारतीय संविधान सभा में स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सचिदानंद सिन्हा थे। उनको क्यों बनाया गया था? क्योंकि वो उस टाइम सबसे वरिष्ठतम सदस्य थे। ठीक है, तो स्थायी अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? तो जो भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति है उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और जो भारत का संविधान था उसमें सबसे ज्यादा भागीदारी प्रारूप समिति की ही थी, इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भारतीय जो संविधान है उसका जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? जो स्वामी दयानंद सरस्वती है जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, उनका मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर उनका मूल नाम था। ध्यान रखना है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? जो ब्रह्मा समाज है उसकी स्थापना किस महान व्यक्ति के द्वारा की गई? तो राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय वो बहुत ही बड़े समाज सुधारक हुए हैं अपने भारत के। इनके विभिन्न नाम हैं। ठीक है, वो विभिन्न नाम क्या है? जो अपने पिछले जीके की क्लास थी अपने इस यूट्यूब चैनल पे, उस पर मैंने इस क्वेश्चन को हाईलाइट करके बताया था। तो जिन जिन बच्चों ने रेगुलरिटी देखी है क्लास के साथ याद है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, राजा राममोहन राय के उपनाम क्या क्या है? आर्य समाज की स्थापना कब और किसने तथा कहाँ पर की थी? जो आर्य समाज है उसकी स्थापना कब, किसने और कहाँ की थी? तो किसने की थी वो तो मैंने आपको एक क्वेश्चन पहले ही बता दिया था। जो स्वामी दयानंद सरस्वती है जिनका मूल नाम मूलशंकर है, उन्होंने की थी। कब की थी, कहाँ की थी, वो अपन इस पे देखते हैं। 10 अप्रैल 1875 को स्वामी दयानंद सरस्वती ने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। तो मुंबई के अंदर स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन भारत की पहली महिला राज्यपाल थी? यानी कौन भारत की पहली महिला राज्यपाल थी? तो सरोजिनी नायडू। जो सरोजिनी नायडू है वो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किस भारतीय क्रांतिकारी ने सर्वप्रथम अपना बलिदान दिया था? यानी जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें किस भारतीय क्रांतिकारी ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? तो दिया था मंगल पांडे। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह में सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। भारतीय क्रांतिकारी ने किसे पंजाब केसरी कहा जाता है? यानी जो भारतीय क्रांतिकारी उनमें से किस क्रांतिकारी को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष तथा कहां पर हुआ था? ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, जनरल क्वेश्चन है। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो किस वर्ष हुआ था और कहां पर हुआ था? तो 1919 ईस्वी में पंजाब के अमृतसर शहर के जलियांवाले बाग मैदान में हुआ था। तो 1919 के अंदर पंजाब के अमृतसर शहर में जलियांवाला बाग जो मैदान है उसके अंदर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत के अंदर जो सशस्त्र बल है उनके जो सर्वोच्च सेनापति है वो कौन होता है? तो राष्ट्रपति। भारत का जो राष्ट्रपति है वो भारत के सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से मानव में रतौंधी रोग होता है? तो विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से मानव में रतौंधी रोग होता है। और विटामिन ए की प्रचुर मात्रा होती है गाजर में, और विटामिन ए की कमी से आंखों से कम दिखना प्रारंभ हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है किस विटामिन की कमी से मानव में रतौंधी रोग हो जाता है? तो विटामिन ए की कमी से मानव में रतौंधी रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? यानी जो भारत है उसका प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेटिंग। जो विलियम बेटिंग है वो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम सूर्य निकलता है? भारत का कौन सा राज्य है जिसमें सबसे पहले सूर्य निकलता है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में भारत में सबसे पहले सूर्य निकलता है। पंजाबी किस भाषा की लिपि कौन सी है? जो पंजाबी है, पंजाबी भाषा है, उसकी लिपि कौन सी है? क्वेश्चन में ऐसा पूछा है। तो जो गुरुमुखी है वो पंजाबी भाषा की लिपि है। आपको ध्यान रखना है जैसे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है उसी प्रकार पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में शिक्षा दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो भारत में 11 नवंबर को। 11 नवंबर को भारत में प्रतिवर्ष शिक्षा दिवस मनाया जाता है। जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तो जिप्सम है उसका सबसे अधिक उत्पादन भारत के कौन से राज्य में होता है? तो राजस्थान में। जिप्सम का उत्पादन राजस्थान में भारत में सर्वाधिक होता है।
राजस्थान में जिप्सम का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? तो बीकानेर जिले में होता है। बीकानेर जिले में राजस्थान में जिप्सम की सबसे बड़ी खान भी है। तो जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? राजस्थान में होता है। अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? जो अंग्रेजों ने नमक कानून बनाया था उनको तोड़ने के लिए महात्मा गांधी जी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों शुरू किया था? तो अंग्रेजों के द्वारा एक नमक कानून बनाया था उसको तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन क्या है? मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया? जो मौलिक कर्तव्य है वो भारत के मूल संविधान में नहीं थे, उनको संविधान संशोधन करके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके उनको जोड़ा गया था। तो कौन सा संविधान संशोधन किया जिसके बाद जो मौलिक कर्तव्य है उनको भारत के संविधान में जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन किया गया उसके द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। और जो 42वां संविधान संशोधन है उनको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, संविधान में जो भी आज तक संशोधन हुए हैं वो सारे मैंने एक क्लास के माध्यम से आपको पढ़ा दिए हैं। उस क्लास के अंदर संविधान संशोधन क्या होता है, कैसे होता है, कितने प्रकार से होता है, वो सारी चीज़ें अपने डिटेल में चर्चा की है। वो क्लास कहाँ मिलेगी? तो अपने इसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, या तो आप वीडियो वाले सेक्शन में जाके देख लेना। अदरवाइज जो प्लेलिस्ट का सेक्शन है वहाँ पर प्रत्येक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बन रखी है, उनके अंदर प्रत्येक सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, की पॉइंट है, वो सारे वहाँ पर आपको मेंशन और क्लासों के माध्यम से दे रखे हैं, तो वहाँ देख सकते हो आप। अगला क्वेश्चन क्या है? स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? जो स्वाइन फ्लू बीमारी है वो कौन से विषाणु से फैलती है? तो H1N1 विषाणु से स्वाइन फ्लू नाम की बीमारी फैलती है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है वो प्रतिवर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष अपन मनाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में हम ज्ञानपीठ पुरस्कार देते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। किस यंत्र के द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो बैरोमीटर का प्रयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? जो मोहम्मद गजनी है उसने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो 17 बार। मोहम्मद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। कितनी बार आक्रमण किया था? तो 17 बार मोहम्मद गजनी ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन क्या है? देश का पहला लोहे इस्पात कारखाना कहाँ खोला गया था? यानी देश का पहला लोहा इस्पात का कारखाना किस जगह पर खोला गया था? इस क्वेश्चन में ऐसा पूछा है। तो 1875 में पश्चिम बंगाल के कुल्टी के अंदर 1875 में देश का पहला लोहे इस्पात कारखाना खोला गया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पूछा जाता है, ये बार बार पूछा जाता है कि लोहा इस्पात का प्रथम कारखाना भारत में कब और कहाँ खोला गया था? तो 1875 में पश्चिम बंगाल के कुल्टी में खोला गया था। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? जो देवधर ट्रॉफी है वो किस खेल से संबंधित है? तो वो क्रिकेट से संबंधित है। तो देवधर ट्रॉफी वो क्रिकेट से संबंधित है आपको, ठीक है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भी क्रिकेट से संबंधित है। सारी चीज जो जितनी भी ट्रॉफी है, जितने भी कप है, वो कौन से खेल से संबंधित है वो आपको याद होने चाहिए। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित हुआ? मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ, भी आपके नॉलेज का पता चल जाएगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, ये किस भारतीय की प्रतिमा है? यानी जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, तो ये किस व्यक्ति की है? जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वो है लोहे पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। लोहे पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो सबसे ऊंची मूर्ति है, जिनका अनावरण है अभी कुछ वर्षों पहले नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में किया था। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो परमवीर चक्र। भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो परमवीर चक्र है। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो तेंजिंग नोरगे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति थे, तेंजिंग नोरगे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? जो नीरज चोपड़ा है जिन्होंने 2020 के टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था, नीरज चोपड़ा, उनका संबंध किस खेल से है? तो भाला फेंक, जेवेलियन थ्रो से संबंधित है नीरज चोपड़ा। सब जानते हो आप इनको, भारत के गोल्डन बॉय। अगले क्वेश्चन पर, टिहरी बांध जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है किस नदी पर स्थित है? टिहरी बांध, एक तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है इस क्वेश्चन के अंदर कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो वो है टिहरी बांध। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, वो किस नदी पर है? तो भागीरथी नदी पर है। ये यहाँ पर उत्तराखंड में पड़ता है, भागीरथी नदी पर है टिहरी बांध, जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है।
सम्राट अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जो सम्राट अशोक के शिलालेख हैं उनको पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो जेम्स प्रिंसेप। जो जेम्स प्रिंसेप है वो सम्राट अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज था। जो सम्राट अशोक के शिलालेख है वो ज्यादातर ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए थे और इनको पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो जेम्स प्रिंसेप है वो सम्राट अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज था। हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को सिंध का बाग या मृतकों का टीला कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता का कौन सा पुरा स्थल है जिसको सिंध का बाग या मृतकों का टीला कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग या मृतकों का टीला कहा जाता है। ये हड़प्पा सभ्यता का एक पुरा स्थल है मोहनजोदड़ो, जिसको सिंध का बाग या मृतकों का टीला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? जो ऋग्वैदिक आर्य थे उनकी भाषा क्या थी? तो संस्कृत थी। जो ऋग्वैदिक आर्य है उनकी भाषा थी संस्कृत भाषा। ठीक है। महात्मा बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? जो महात्मा बुद्ध है उनको कौन सी नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो निरंजना नदी। निरंजना नदी के तट पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन क्या है? जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर कौन थे? जो जैन धर्म परंपरा है उसके अंदर अलग अलग तीर्थंकर है जिनके अंदर 24वें व अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर जैन। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर थे महावीर जैन। कौन थे? महावीर जैन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे अधिक पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर कौन सा है? यानी इस क्वेश्चन में सीधा सीधा ये पूछा जा रहा है कि जो सबसे बड़ा महासागर है वो कौन सा है? तो प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर सबसे अधिक पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर है। अगला क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है उसकी सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछिएगी, सबसे ऊंची चोटी उसकी कौन सी है? तो वो है सैंडल पीक। सैंडल पीक अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सैंडल पीक अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत के अंदर मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित वुलर झील। वुलर झील भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, और ये जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर स्थित है। ठीक है, कहाँ पर? जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है वुलर झील। अगर आपको विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पूछे तो आपको बताना है सुपीरियर झील। और भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित वुलर झील। ठीक है, और भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बता दो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी भारत में हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी किस राज्य में सबसे अधिक हीरे का उत्पादन होता है? तो वो होता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंदर जो पन्ना जगह है वहां पर हीरे की कुछ खाने भी हैं, तो आपको ध्यान रखना है हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है मध्य प्रदेश। आधुनिक भूगोल का जनक कौन है? आधुनिक जो भूगोल है, मॉडर्न जो जियोग्राफी है, उसका जनक कौन है? तो हिकेटियस। हिकेटियस आधुनिक भूगोल के जनक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, 3 स्टार लगा लो इसको। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि आधुनिक भूगोल का जनक कौन है? तो हिकेटियस आधुनिक भूगोल का जनक है। अगला क्वेश्चन, किस महासागर में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाई जाती है? यानी कौन सा महासागर है जिसके अंदर सबसे अधिक एक्टिव ज्वालामुखी है, एक्टिव वोल्केनो है? तो वो है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है वर्तमान के अंदर। अगला क्वेश्चन क्या है? नीलगिरी पर्वत श्रृंखला किस भारतीय राज्य में स्थित है? जो नीलगिरी पर्वत श्रृंखला है वो किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु। तमिलनाडु में नीलगिरी पर्वत श्रृंखला स्थित है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसको 3 स्टार लगा लो कि किस भारतीय राज्य के अंदर नीलगिरी पर्वत श्रृंखला स्थित है? तो वो है तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु के अंदर है नीलगिरी पर्वत श्रृंखला। किस देश को एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है? कौन सा देश है जिसको एशिया का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है? तो तुर्की। तुर्की देश को एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक देश कौन सा है? तो लैंड लॉक देश का मतलब ये होता है जो चारों ओर से स्थल से घिरा हो, ना कि कोई जल से घिरा हो, तो उसको लैंड लॉक देश बोलते हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक देश कौन सा है? तो मंगोलिया। मंगोलिया विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक देश है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा लैंड लॉक देश है मंगोलिया। हमारे समस्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे अधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर जितने भी मत और जितने भी सिद्धांत है उसमें सबसे अधिक मान्य मत कौन सा है? सबसे अधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? तो बिग बैंग सिद्धांत। जो बिग बैंग थ्योरी है वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर सबसे अधिक मान्य थ्योरी या सिद्धांत है। कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे अधिक निकटतम है? कौन सा तारा है जो पृथ्वी के सबसे अधिक निकटतम है, सबसे अधिक पास में? तो सूर्य। सूर्य एक तारा है। ठीक है, और वो पृथ्वी के सबसे निकटतम स्थित तारा है। अगला क्वेश्चन, निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया जो हमारे
सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है किस ग्रह पर स्थित है? जो निक्स ओलंपिया है वो हमारे सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है, और वो किस ग्रह पर है? तो मंगल ग्रह पर। मंगल ग्रह पर स्थित सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो निक्स ओलंपिया, जो कि अपने इस ब्रह्मांड का, इस सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है निक्स ओलंपिया। अगला क्वेश्चन क्या है? विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जनजातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? विश्व का कौन सा महाद्वीप है जिसमें आदिम जनजातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो वह है अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप में आदिम जनजातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है। चांदी का संपूर्ण विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? यानी पूरे विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो मैक्सिको। मैक्सिको चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? किन दो देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है? यानी कौन से दो देशों के बीच की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसको रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है? तो भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। इस सीमा का निर्धारण 15 अगस्त 1947 को सर रेड क्लिफ ने किया था। इसी के कारण इसको रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। इसका सबसे अधिक विस्तार राजस्थान में है, 1070 किलोमीटर। 1070 किलोमीटर रेड क्लिफ है वो राजस्थान और पाकिस्तान के मध्य है। ठीक है, ध्यान रखना है। राजस्थान के वर्तमान में 5 जिले हैं जो रेड क्लिफ रेखा पर स्थित हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एफएम का विस्तारित रूप क्या है? जो एफएम है उसका पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है? तो एफएम की फुल फॉर्म होती है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एफएम का फुल रूप है, यानी फुल फॉर्म है या पूरा नाम है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एफएम का पूरा नाम है। पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? पीडीएफ का पूरा नाम क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है वो पीडीएफ का पूर्ण रूप है। एफएम का फुल फॉर्म या पूर्ण रूप है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक है, कंप्यूटर की भाषा में www का क्या अर्थ है? आप कोई भी गूगल पर या कोई भी ब्राउजर पर जब कोई वेबसाइट सर्च करते हो सबसे पहले उस पर आप www लगा के आगे डॉट लगा के उस वेबसाइट का नाम लगा के लास्ट में कॉम लिखते हो। ठीक है, तो जो भी कॉम वगैरह जो भी लिखते हो तो ये www क्या है? तो इसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। अगला क्वेश्चन क्या है? अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए किस कानून को काला कानून कहा जाता है? यानी अंग्रेजों के द्वारा कौन सा कानून बनाया गया जिसको काला कानून के नाम से जाना जाता है? आपको पता है वर्तमान में भी अगर कोई सरकार या कुछ भी गलत कानून बनाती है तो लोग उसको बोलते हैं कि ये तो काला कानून है। तो जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया रोलेट एक्ट कानून है उसको भी काला कानून की संज्ञा दी गई थी। वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सबसे इंपॉर्टेंट है ये तारीख, ये सन याद रखना है आपको कि बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन 1905 में भारत का गवर्नर जनरल था और इन्हीं के कार्यकाल में बंगाल का विभाजन हुआ था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? भारत के अंदर ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। जो लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव है उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है खट्टे फलों में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो खट्टे फल होते हैं उनमें मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल है वो खट्टे फलों में मुख्य रूप से पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो 1950 में भारत के संविधान में सबसे पहला संशोधन हुआ था। हमारे भारत के मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं थी? ध्यान रखना है, इस शब्द को पकड़ना है, ये आपके जब माइंड में आएगा तभी आप राइट आंसर दे पाओगे। मूल संविधान में पूछा है, वर्तमान संविधान में नहीं पूछा है। तो हमारे भारत के मूल संविधान के अंदर 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। लेकिन वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाएं शामिल है। तो ध्यान रखना है, वर्तमान अगर आए तो आपको बताना है 22, और अगर मूल संविधान में आपसे पूछे तो आपको बताना है 14। तो ध्यान रखना है 14 भाषाएं मूल संविधान में थी, वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 भाषाएं हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ऐसी कौन सी धातु है जिसे चाकू के द्वारा आसानी से काटा जा सकता है? यानी ऐसी कौन सी धातु है जिसको चाकू की सहायता से अपन आसानी से काट सकते हैं? तो वह है सोडियम। सोडियम धातु को चाकू के द्वारा अपन आसानी से काट सकते हैं। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय क्रांतिकारी ने कहा था कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे पाकर रहेंगे? तो बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले ये कहा था कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे प्राप्त करके रहेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में सफेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत के अंदर सफेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में सफेद क्रांति का जनक कहा जाता है। जैसे हरित क्रांति का जनक भारत में स्वामीनाथन को कहा जाता है, उसी प्रकार
जो सफ़ेद क्रांति है उसका जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। और ये सफ़ेद क्रांति किससे संबंधित है? तो ये दूध से संबंधित है। ध्यान रखना है, जो सफ़ेद क्रांति वो किससे संबंधित है? तो दूध से संबंधित है सफ़ेद क्रांति। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर विधिक अधिकार घोषित कर दिया गया? आपको पता होना चाहिए, जो केशवानंद भारती केस है उसके बाद जो संपत्ति का अधिकार है उसको मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर विधिक अधिकार में घोषित कर दिया गया था। तो वो कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? तो 44वें संविधान संशोधन। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार है उसको मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर विधिक अधिकार घोषित कर दिया था। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? आपसे पूछे कि मूल संविधान में कितनी है और वर्तमान में कितनी है, तो उन दोनों के जवाब अलग अलग होंगे। अगर आपसे पूछे कि मूल भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी, तो आप बताओगे 8। मूल संविधान में 8 सूचियां थी, लेकिन वर्तमान में अगर आपसे पूछे तो आप बताओगे 12। ठीक है, दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, ध्यान रखना कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 अनुसूचियां थी। किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? यानी कौन सा संविधान संशोधन करके भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992, उसके बाद जो भारतीय संविधान है उसके अंदर पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है? संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? मैंने इससे पहले ये क्वेश्चन आपसे पूछ भी लिया था, तो फुटबॉल से संबंधित है संतोष ट्रॉफी। अगला क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? तो आपको ध्यान रखना है, भारत का सर्वोच्च जो नागरिक सम्मान पुरस्कार है वो तो है, कौन सा है? सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार भारत रत्न। ठीक है, सैन्य सबसे सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा? मैंने आपसे अभी परमवीर चक्र बताया था। और सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न पुरस्कार, और सबसे पहले किस भारतीय को दिया गया था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत का प्रथम भारत रत्न पुरस्कार दिया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला पहला राज्य कौन था? तो भारत के अंदर पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला प्रथम राज्य था राजस्थान। कौन था? राजस्थान। पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में पंचायती राज व्यवस्था को एडॉप्शन करने वाला पहला राज्य राजस्थान था। राजस्थान के बगदरी जो गांव है, ठीक है, बगदरी गांव नागौर जिले के अंदर आता है। ठीक है, बगदरी गांव नागौर जिले से राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरू हुई थी। भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? जो भारत में प्रधानमंत्री है उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और ये जो नियुक्ति करता है, जो इसका उल्लेख है वो संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 75(1) या 75(k) के अंदर। अनुच्छेद 75(1) या 75(k) के अंदर प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, इसका उल्लेख किया गया है। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां व कितने भाग हैं? ये मैंने आपसे पहले ही पढ़ा दिया था, ध्यान रखना। वर्तमान के अंदर तो 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन मूल संविधान के अंदर 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। ठीक है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां व कितने भाग थे? तो 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे मूल संविधान में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संशोधन प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? यानी जो भारत का संविधान है उसके अंदर संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो किस देश से ली गई है? तो साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका से अपन ने संशोधन प्रणाली को अपनाया है। ठीक है, तो भारत के संविधान में जो संशोधन वाली प्रक्रिया है वो किस देश से अपनाई गई है? तो अपनाई गई है दक्षिण अफ्रीका से। किससे? दक्षिण अफ्रीका से। भारतीय संविधान में वर्णित राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकार, राष्ट्रपति के पास कुछ आपातकालीन अधिकार होते हैं, वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो जर्मनी। जर्मनी का जो संविधान है वहां से राष्ट्रपति के आपातकालिक अधिकार लिए गए हैं, और संविधान में संशोधन की प्रणाली दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। अपने भारतीय संविधान में कौन सा एलिमेंट किस देश से लिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, तो आप इनकी एक लिस्ट बना लीजिए और इनको याद कर लीजिए। अगर आपसे याद नहीं होता तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, कल मैं आपको ट्रिक के साथ क्लास दे दूंगा। भारतीय संविधान में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? जो भारत का संविधान है उसमें कानून द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है वो किस देश के संविधान से ली गई है? तो जापान के संविधान से ली गई है कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका सब्सक्राइब करने में क्या जाता है? अगर आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम आपके लिए इतना अच्छा कंटेंट लाते हैं, तो आप इतना तो कर ही सकते हो कि चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं करोगे तो हमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन उससे आपका क्या फ़ायदा है? हमें तो मोटिवेशन मिलेगा। अगर आप वीडियो को ज़्यादा लाइक करोगे तो हम कोशिश करेंगे कंटेंट और अच्छा दे और टाइम पे और ज़्यादा कंटेंट दे, तो आप प्लीज़ कर दिया करो, इनसे आपका कोई नुकसान नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
हेपेटाइटिस रोग का संबंध मानव शरीर के किस अंग से है? यानी अगर किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस रोग हो जाता है तो उसका कौन सा अंग प्रभावित होता है या कौन से अंग में हेपेटाइटिस रोग होता है, इस क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है। ध्यान रखना, यकृत जो लीवर है उसके अंदर हेपेटाइटिस रोग होता है। तो हेपेटाइटिस रोग का संबंध मानव के किस अंग से है? तो यकृत या लीवर से है। ठीक है। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? जो वनस्पति विज्ञान है, ठीक है, बोटनी है, उसका जनक कौन है? थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। किसको? थियोफ्रास्टस को। जैसे आधुनिक भूगोल का जनक हिकेटियस को माना जाता है, उसी प्रकार वनस्पति विज्ञान का जनक किसको माना जाता है? थियोफ्रास्टस को माना जाता है। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संग्रहित होता है? जो हमारा शरीर है उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस रूप में संग्रहित होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रहता है। अगला क्वेश्चन क्या है? हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो हाइड्रोजन बम है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन। इसके अंदर कंफ्यूजन ये होता है, नाभिकीय संलयन अगर इसके पास लिखा होता तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, लेकिन आपको ध्यान रखना है जो हाइड्रोजन बम है वो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। पीलिया रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत। यकृत या जो लीवर है वो पीलिया रोग से प्रभावित होता है। हेपेटाइटिस रोग से भी यही अंग प्रभावित होता है। किस रोग की जांच के लिए एलिजा परीक्षण किया जाता है? यानी कौन से रोग के परीक्षण के लिए एलिजा परीक्षण किया जाता है? एलिजा टेस्ट किया जाता है। तो एड्स। एड्स के रोग के लिए एलिजा परीक्षण किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर के अंदर जो उपस्थित कोशिका है उनमें सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन सेल जो है वो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। अगला क्वेश्चन, अक्सर रेगिस्तान में बनने वाला मृग मिर्चिका किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपको पता होगा रेगिस्तान के अंदर गर्मियों के दिनों में जब आप दूर दूर तक किसी चीज को देखते हो तो आपको ऐसे लहरें टाइप दिखाई देती है, जैसे कोई पानी की लहर चल रही हो, कोई भी तरंग की तरह से दिखाई देती है। तो इसको बोलते हैं मृग मरीचिका। ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर मृग मरीचिका कार्य करता है। ठीक है, कौन से सिद्धांत पर? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। जो प्रकाश तंतु होता है, जो फाइबर होता है जिसको अपन संचार के लिए प्रयोग में लेते हैं, वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस गुण के कारण मच्छर पानी में बैठ पाता है? आपको बताया मच्छर पानी की सतह पर बैठ पाता है। ये किस वजह से बैठ पाता जाता है? तो पानी के पृष्ठ तनाव के कारण। पानी के पृष्ठ तनाव के गुण के कारण जो मच्छर होता है वो पानी पर बैठ पाता है। तो ये थे लुसेंट जीके। जो लुसेंट जीके सामान्य ज्ञान की जो बुक आती है उसके 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जामों में सीधे सीधे पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा जो लुसेंट जीके बुक है उसका संपूर्ण सार संग्रह भी अपने इस यूट्यूब चैनल पर 4 क्लासों के माध्यम से दे रखा है, जिसमें 1000 क्वेश्चनों के माध्यम से अपन ने लुसेंट सामान्य ज्ञान के पूरा सार संग्रह देखा था। वो क्लास आपको देखनी है तो लुसेंट जीके बुक नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसके माध्यम से आप वो सारी क्लासेस देख सकते हो। क्लास का कंटेंट कैसा लगा, क्वालिटी क्लास की कैसी लगी, वॉइस वगैरह आपको प्रॉपर आ रही है, किसी भी फ्रेम का आपको ड्रॉप मिल रहा है या आपको फ्रेम नहीं दिख रही है, कोई भी देखने में दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट में बता देना, अगली क्लास में नहीं आएगी। ऐसा कंटेंट पाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, और अगर पूरी क्लास देखी है, अच्छी लगी है, तभी देखी है आपने, तो प्लीज़ लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, एक अच्छा सा कमेंट जरूर करना, ठीक है। और हो सके तो शेयर मार देना एक आधा। जो बेल वाला आइकन है वो जरूर दबाना, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन और मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा। मिलते हैं फिर किसी नए सेशन के साथ, तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखो, स्वास्थ्य का ध्यान रखो, टेक केयर, जय हिंद।